हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम आपको आगाह करेंगे कसूर के वाक़े की तहकीकात में क्या पेशरफ्त हो रही है। आपको मालूम है कि 4 बच्चों के अगवा और उनके रेप और कत्ल के बाद जो है ये सारी सूरत हाल सामने आई और दोबारा से वहाँ एक GIT बनी, DPO को हटाया गया। अब वहाँ क्या सिचुएशन है, आज कुछ खबर भी आई है कि रहीम यार खान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया है। वो इस वजह से कि वहाँ जब सर्च ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ वो मौजूद नहीं था। बहरहाल उसे सस्पेक्ट डिक्लेयर नहीं करते, मगर तफसीलात जो हैं उनके लिए हम जो काफ़ी है वक़ास खान, उनके पास चलते हैं। वक़ास, बताइए कि क्या इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पर? जी सर, पुलिस जो है उसका जो तफ्तीश का दायरा कार है वो बढ़ गया है। जो DNA यहाँ से सैंपल्स दिए गए हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 1300 से ज़ायद हो चुकी है। पुलिस ने मरदमशुमारी रिकॉर्ड के मुताबिक जब यहाँ पे DNA टेस्टिंग शुरू की तो पुलिस को पता चला कि शहजाद नामी एक शख्स जो है वो मौजूद नहीं है। और जब पुलिस शहजाद की तलाश कर रही थी तो पुलिस को 22 तारीख को, इस माह की 22 तारीख को उसकी फैमिली ने अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि शहजाद जो है उसे अगवा कर लिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने 24 तारीख को जो है वो एक अगवा की FIR दर्ज की कि शहजाद नामी शख्स जो है वो चूनिया से अगवा हो चुका है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा मजीद बढ़ाया तो पुलिस को पता चला कि वो शख्स अगवा नहीं हुआ बल्कि वो खुद रोपोश है और रहीम यार खान से वो शख्स जो है वो बरामद हो गया। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाई तो ये न्यूज़ जो है हमारे पास आई। हमने DPO कसूर से जब रब्ता किया, उनसे पूछा तो उन्होंने शहजाद की जो गिरफ्तारी है इसे झूठ करार दिया। लेकिन आज हमारे ज़राए ने हमें वो पिक्चर्स और कुछ सबूत मुहैया किए जिससे ये पता चला कि शहजाद जो है वो पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। अच्छा वक़ास, क्योंकि GIT काम कर रही है, मेरी भी बात हुई DPO साहब से और जो दूसरे एक आध मेंबर है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम ये जो रहीम यार खान से गिरफ़्तारी हुई है ये सिर्फ इस बुनियाद पर हुई है कि वो वहाँ नहीं थे, अभी तो DNA सैंपल उनका लेकर के भेजा गया है, तो हम इसको सस्पेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है ओन तो वो कर रहे हैं, तहवील में लिया गया है जैसे इससे पहले कुछ सस्पेक्ट्स को लिया गया था। लेकिन आपने एक बात कही और यही बात कमोबेश DPO भी कह रहे हैं कि तहकीकात का दायरा जो है वसी इसलिए हो रहा है कि प्रॉब्लम उतनी जितनी सरफेस पे नज़र आ रही है उससे काफ़ी ज़्यादा है। और जाहिर है वीडियो स्कैंडल आया, उसके बाद ज़ैनब का केस आया और बच्चियों का केस आया, फिर ये अब जो नए बच्चों का केस आया है, तो जाहिर है इसके बारे में थोड़ा बताइए कि दायरा कार कितना एक वसी हुआ है, उसमें क्या हो रहा है? सर, जितना बड़ा ये वाक़या है और जितना ज़्यादा मीडिया अटेंशन इस वाक़े को हासिल है, इस मामले पे कोई भी जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ से मीडिया को जो है वो रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। गो कि DPO कसूर जो है वो इस मामले पे 2 से 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है और करना भी चाहिए कि DNA रिपोर्ट जो है वही वो बात जरूरी है जिससे ये मुकम्मल तौर पर अखज़ किया जा सकता है कि ये जो शख्स है ये वाकई ये कातिल है या नहीं। और हम सब भी उस DNA रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक तहकीकात के दायरे के वसी होने की बात है, मेरे ख्याल में सिवाय DNA रिपोर्ट्स के तहकीकात के दायरे को उस तरह से शायद वसी नहीं किया गया, या अगर किया गया है तो वो कम अज़ कम आम आवाम या मीडिया के इल्म में नहीं है। और जो दूसरी बात है जो आपने इससे पहले अपने प्रोग्राम में की थी कि जो प्रिवेंटिव एक्शन हैं और जो सेंसिटाइजेशन के मामलात हैं उन पे अभी तक मामला स्टैंड एंड स्टिल पे है और किसी भी किस्म की ऐसी एफर्ट इस इलाके में नज़र नहीं आ रही, ना हुकूमत की तरफ से, ना ही जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से या सिविल साइड की तरफ से, कि यहाँ के लोगों को इस हवाले से एजुकेट किया जा सके, सेंसिटाइज किया जा सके, ताकि कम अज़ कम फौरी तौर पे या बाद में ऐसे मजीद वाक़यात यहाँ पे ना हों। अच्छा वक़ास, आपने पहले भी कहा था कि इस मामले में बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है कि फ़ेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आज कुछ जगह ये खबर भी चली कि एक कोई सस्पेक्ट है जिनको उनके वालिद साहब ने ख़ुद पुलिस के हवाले किया, तो उस बारे में कुछ तफसील है आपके पास? वो न्यूज़ सर इसी शहजाद के हवाले से चली थी। असल में हुआ ये है कि जब पुलिस इस पे तहकीकात कर रही थी इस शख्स के हवाले से, तो इसकी फैमिली में से इसके जो ससुर हैं वो जो है वो पुलिस तक पहुंचे और उन्होंने पुलिस को ये बताया कि वो जिस दिन से ये वाक़यात हुए हैं और जिस दिन से एहतजाज जारी है उस दिन से
जो है वो शख्स गायब है। तो जिससे पुलिस को मजीद ये यकीन में इजाफा हुआ कि ये प्राइम सस्पेक्ट है। और यही वजह है कि आज से 2 दिन पहले डीपीओ कसूर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले अल्फाज में कहा कि वो मतलूबा शख्स तक तकरीबन पहुंच चुके हैं और 1 से 2 दिन में उसे मीडिया के सामने पेश करेंगे। तो पुलिस खुद इस हवाले से इतनी ज्यादा यकीन में थी कि डीपीओ साहब इतने जो है वो यकीन से, जो JIT के सरबराह भी हैं वो कह रहे थे कि 1 से 2 दिन में पुलिस जो है वो असल मुल्ज़िम को जो है वो मीडिया के सामने पेश करेगी। अब ये DNA रिपोर्ट बताएगी कि आया ये शख्स जो है ये असल मुल्ज़िम है या नहीं। ठीक है। अच्छा, थोड़ी मेरी भी जो बात हुई JIT से, वो ये जो है कि किसी वालिद ने अपने बेटे को हवाले किया था, वो उसमें उनका ये कहना है DPO साहब का कि ये एक और ब्रोकन फैमिली का केस था जिसमें वालिद ने अपने बेटे को नाम जो है पुलिस को फंसाने की कोशिश की और पुलिस को नाम दे दिया, जबकि पुलिस ने फिर वालिद को भी इन्वेस्टिगेट किया। जी बिल्कुल, और वो एक अलग हमेशा कंफ्यूजन होती है, वो वायर्स क्रॉस हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया वकास खान साहब, और इनके पास मजीद अपडेट्स आएंगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे। यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और बिल्कुल ये सही बात हो रही है कि जी देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि ये एक वाहिद बंदे का काम है, ये इट इज ऑलमोस्ट सर्टेनली गैंग, और गैंग कितना बड़ा है ये फिर हमें देखना। अच्छा, जो है जाहिर है पहले वाले जो DPO वो जब हमने उनसे बात की थी, या अब जो नए वाले भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम हम अक्सर बात करते हैं कि कसूर में ही ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बात ये कि ये चाइल्ड अब्यूज़ इतना प्रेवलेंट है दूसरे शहरों में भी, लेकिन क्योंकि सामने नहीं आता तो ऑब्वियसली फोकस बार-बार कसूर का नाम आ रहा है, लेकिन अगर फैसलाबाद की भी रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ कसूर की तरह लाशें नहीं मिल रही। बिल्कुल यही है, वरना चाइल्ड अब्यूज का प्रॉब्लम तो नेशनल है। बिल्कुल। और साहिल ने जो डेटा इकट्ठा किया हुआ है वो तो हर साल बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहा है। वक्फा ले लें जनाब। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर के लॉकडाउन को अब 52 दिन हो गए हैं। आई थिंक एक तरह से शायद दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन की रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, और जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे ही वहाँ से हालांकि भारतीय हुकूमत की कोशिश है कि कोई भी वहाँ से खबर ना निकले जो असलियत बता रही हो, लेकिन खबर पानी की तरह कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। और जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है तो आवाज़ें भी उठनी जा रही हैं। तुर्की सदर एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का जिक्र किया, और उसके बाद काफ़ी गालम गलोच हुई इंडियन सोशल मीडिया पर पर्टिकुलर और इंडियन मीडिया पर। और अब बारी आई है यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी, और यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन की गालियाँ सुनने की। वो क्यों? क्योंकि ब्लैकबर्न एक शहर है यूके का, ब्राइटन में, यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी जो हिज़्ब इख्तिलाफ में है, वहाँ पर एक कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस हुई, और कॉन्फ्रेंस में एक करारदाद पेश की गई और इनफैक्ट मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में इंटरनेशनल इंटरवेंशन होनी चाहिए और यूनाइटेड नेशंस के सरबराही में एक रेफरेंडम होना चाहिए। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का बयान आ रहा है। जी हाँ, उसमें यह भी कहा है कि लेबर पार्टी खुलकर कश्मीरियों की खुद मुख्तारी के लिए अपनी आवाज़ उठाए। और जेरेमी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के सरबराह हैं, उनको भी कहा गया है कि आप पाकिस्तान और भारत के हाई कमिश्नर्स से दोनों से मिले, ताकि एकदम वहाँ पर बातचीत और मीडिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, शुरू हो। नेचुरली आप सोच सकते हैं कि इसका कैसा इस्तेमाल किया होगा। वहाँ जो इंडियन मिशन है उसका मैं अभी पढ़ रहा था, उन्होंने फौरन जो है इनके साथ एक मीटिंग थी, जी मीटिंग कैंसिल। मतलब बोलो पेंसिल, मेरी शादी कैंसिल, तेरी मीटिंग कैंसिल। तो यही हुआ है। हाई कमिश्नर लंदन ने कहा है कि कोई
डिनर इनविटेशन नहीं होगी, तुम वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हो, क्योंकि और भी पॉलिटिक्स होती है ना वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा। बहरहाल इसमें भी क्रेडिट गोज टू कश्मीरी डायस्पोरा जो कि यूके में बहुत ज्यादा एक्टिव है। बिल्कुल, और वहां पर जो है जाहिर है उसी के प्रेशर के ऊपर आकर। बहरहाल बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब आपका राज खत्म हो गया है, द सन इज सेट ऑन द ब्रिटिश। सबको पता है यार, सबको पता है यार, जाने दो, कभी कभी जाने भी दिया करो, कुछ नहीं होता। क्योंकि जाहिर है कि जाने नहीं दे सकते, क्योंकि वो ये दिखाना है कि सर ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कैसे दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं वो सर? ये मोदी जी ने ह्यूस्टन में कहा था कि वहाँ सब अच्छा है, और उन्होंने 8-9 ज़बानों में कहा था, तो सब अच्छा कश्मीर में भी है। हफिंगटन पोस्ट नाम तो सुना हो, नाम तो सुना है, ऑनलाइन ज़बरदस्त मैगजीन है। बीटा शर्मा का आज ही एक आर्टिकल उसमें छपा है, उसमें कहा है कि हालात श्रीनगर में नॉर्मल दिखाने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का थिएटर चल रहा है। मसलन ठेले वालों को कहा जा रहा है कि आप सड़कों पे खड़े हों, भले कस्टमर आए ना आए, तुम्हारा वरना लाइसेंस, तुम्हें पता है ना रिन्यू कौन करता है? बल्दिया। और बल्दिया कौन है? आपका भाई, तो ठेले वाला बल्दिया। अच्छा, जो दुकानदार 9 से 5 दुकान नहीं खोल रहे, उन्हें गिरफ्तारी की धमकियां मुस्तकिल दी जा रही हैं। पेट्रोल पंप तो किसी सूरत में बंद नहीं होने चाहिए, भले कोई गाड़ी आए ना आए। एक स्कूल बस के मालिक ने कहा बीटा शर्मा को कि उसे पिछले 3 हफ्ते से हुक्काम खाली बस के साथ दौड़ा रहे हैं। मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ यार बच्चे तो आ नहीं रहे ना स्कूल, तो मैं क्यों, मतलब यहाँ पर मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, मेरे पास एक आइडिया है यार। ये खाली बस थोड़ी अजीब लगती है ना, आरएसएस वाले भी चड्डियाँ पहन के ही जाते हैं ना, उनको बिठा दो। अच्छा, आई थॉट इट वाज अ गुड, हां इट वाज नॉट अ गुड जोक, आई थॉट सो, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, तो 3 हफ्ते से वो खाली बस के साथ उसे दौड़ा रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं भाई क्यों, तो वो कह रहे हैं बस दौड़ना है, नजर आनी चाहिए कि स्कूल बस जो है आ रही है और जा रही है। अच्छा, हुकूमत ने सेब की फसल खरीदने के लिए एक स्कीम मुतारिफ कराई थी 5 अगस्त के बाद, ताकि कश्मीरी किसान खुश हो जाएं, निहाल हो जाएं, दलदल उनके दूर हो जाए। अब तक एक किसान भी उस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ा है। अच्छा, श्रीनगर में ऑफिशियली आमदोरफ्त से पाबंदियां हटा ली गई हैं, कोई पाबंदी नहीं है, मगर ट्रैफिक का अगर आप देखें खड़े होकर वहाँ, तो ज़्यादातर सरकारी गाड़ियाँ और सरकारी मुलाजिम जो हैं वो हैं, प्राइवेट ट्रैफिक बहुत कम है। बहुत ही अगर ज़रूरी काम ना हो तो आमतौर पे लोग घरों के अंदर रहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट है वो तो और भी कम है। बस टर्मिनल है, उस पर 5-5, 6-6, 8-8 घंटे लोग इंतज़ार करते हैं। एक आध बस आती है, कोई पुलवामा जाने के लिए, कोई जम्मू जाने के लिए, और बहुत सारे लोग फिर भी रह जाते हैं। सड़कों पे चेक पोस्ट जो हैं या रुकावटें या खारदार तारे हैं, उनका एक मकसद तो ये है कि अमन व अमान को कायम रखना। इस वक्त उनसे सबसे ज़्यादा ये काम लिया जा रहा है कि गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, ताकि ऊपर से ऐसे लगे कि ट्रैफिक जैम है। इतनी ट्रैफिक है श्रीनगर की सड़कों पर, ट्रैफिक जैम है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें निकाला जा रहा है। तो मुझे अच्छा लगा कि चेक पोस्ट से ये काम भी लिया जा सकता है। अच्छा, सड़कों पे इतनी फौज है प्रैक्टिकली कि कोई बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म नहीं हो सकता है। लिहाजा कश्मीरी किस तरह रेजिस्टेंस कर रहे हैं, साइलेंट रह के, और हुकूमत से मिनिमम ताउन करके जो उनकी ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी है, वो इस तरह एहतजाज रजिस्टर करा रहे हैं। गली मोहल्लों में दुकानें जो अंदर होती हैं वो अलबत्ता सुबह 3 से 4 घंटे खुलती हैं, ताकि मोहल्ले वालों का जो है वो भला हो सके। सिर्फ जो मरकज़ी लाल चौक है श्रीनगर में, वो चूँकि एक एपिक सेंटर है, लिहाजा वहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी 3 से 4 घंटे रोज़ाना दुकानें खोलते हैं, मेन होने की वजह से। अदरवाइज़ पूरे श्रीनगर में बैक डोर में ट्रेडिंग हो रही है। बिलखुसूस सब्ज़ी और फल फरोश जो हैं वो अपने घरों से बिज़नेस कर रहे हैं। दुकानें पर वे इसलिए नहीं बैठते कि जब बाकी मार्केट बंद है, तो अगर एक ने भी दुकान खोली तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो या तो इधर के लोग मारेंगे या फिर वो सरकारी लोगों की नज़रों में आएंगे। अच्छा, वो सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कारोबारी कि जिससे उनका अपना घर रोज़ाना की बुनियाद पे चल सके। एक से पूछा इन्होंने बीटा शर्मा ने कि भाई आप
क्यों नहीं आ रहे जब हुकूमत यकीन दिला रही है? उन्होंने कहा जी असल में हमारा कारोबारी सरगर्मी में हिस्सा लेने का अब दिल ही नहीं है, हमारा दिल जो है उठ गया है। अच्छा, अब ये बड़ी अनहर्ड बात है कि कोई ताजिर यार ये बात हाँ, बिल्कुल कि ये है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा, कई इलाकों में कारोबार बंद करने के लिए पोस्टर्स भी लगे हैं, और मासूमा का जैसा इलाका है वहाँ कुछ लोगों ने दुकान खोलने की कोशिश की तो नौजवान पथराव शुरू कर दिया, तो उसके बाद वहाँ किसी ने कारोबार नहीं खोला है। जो ताजिर एसोसिएशन है उसके अहदेदार का कहना है कि हमने अपने बरादरी में बात की कि यार आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी तो चलानी है ना, कोई तैयार नहीं है आने के लिए। और आखिर में बीटा शर्मा कहती हैं कि हज़ारों की तादाद में जो गिरफ्तारियां हुई हैं सियासी वर्कर्स, वो क्लास सिविल सोसाइटी के लोग और आम शहरी, उसके बाद कश्मीर में अब एक भी तबका बाकी नहीं रहा जो रियासत और आम लोगों के दरमियान पुल का काम कर सके। लिहाजा दो अलग अलग दुनियाएं इस वक्त आप कश्मीर में देख सकते हैं। एक वो दुनिया है जो ये बॉलीवुड स्टाइल, बॉलीवुड से मुतासिर होकर दिखा रहे हैं, इसमें बस में खल अक्षय कुमार और कंगना रनौत का ही कश्मीर का कमी है। अभी ये तस्करा चल रहा है। एक और पहलू, एक और रिपोर्ट का तस्करा हम इस वक्फे के बाद करेंगे। वेलकम बैक। अब से 3 दिन पहले दिल्ली प्रेस क्लब में एक 5 रुकनी हक़ाइक़ जो मिशन जो कश्मीर गया था, और 5 का 5 जो हैं उसमें ख़वातीन थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपने दौरे की रिपोर्ट पेश की। ये 4 रोज़ा दौरा था। ये हक़ाइक़ जो मिशन, जिसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, प्रगतिशील महिला संगठन और मुस्लिम विमेंस फोरम की नुमाइंदगी थी, इन्होंने श्रीनगर, शुपियाँ, बांदीपुरा, पुलवामा समेत मुतादिद इलाकों और 17 देही इलाकों का दौरा किया, और हर मुमकिन जिससे भी उनकी मुलाकात हो सकती थी, सोसाइटी का हर तबका, इवन पुलिस और फ़ौज के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी मुलाकात की कोशिश की। कंक्लूजन इस रिपोर्ट का जो है वो ये है कि 43वें दिन, ये 43 दिन की ये रिपोर्ट है, इस दौरान 13,000 गिरफ्तारियाँ इनके ख़याल में हुई हैं, इस मिशन के ख़याल में, और ज़्यादातर जो गिरफ्तारियाँ हैं वो 9 उम्र लड़के और नौजवान हैं। वालिदैन बच्चों की रिहाई के लिए जब फ़ौजी कैंपों में या सिक्योरिटी फोर्सेस के दफातर तक जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ 20 से लेके 60,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉज़िट और एक हलफनामे का मुतालबा किया जाता है कि हम अगर छोड़ दें तो तुम्हारा बच्चा आइंदा जो है तुम उसे संभाल के रखोगे। बहुत से जो कैदी हैं जिनमें नौजवानों की अक्सरियत है, उन्हें कश्मीर से दूर में आगरा, जोधपुर, अम्बेडकर, झज्जर और लखनऊ समेत कई जेलों में फैला दिया गया है, जैसे पुराने ज़माने में काले पानी भेज दिया जाता था। और इन पे आम तौर पे पथराव और हमले के इल्ज़ामात होते हैं। किसी को पता चल जाता है कि उसका बेटा लखनऊ में है या आगरा में है, तो जब वो जाते हैं तो तकरीबन 10 से 15,000 रुपये का आने जाने का ख़र्चा होता है, और अगर उनके पास मकामी इंतज़ामिया का लेटर ना हो तो उनकी 20 मिनट की भी वहाँ मुलाकात नहीं होती। ऐसी ही एक माँ जो है, पिछले दिनों BBC की एक रिपोर्ट में उसने ये शिकायत की। बोलते हैं ये जवान लड़के हैं, गुंडागर्दी करते हैं, यही लगाते हैं, फिर इल्ज़ाम लगाते हैं इन्हीं लड़कों पर। ना कुछ बोलते हैं कहाँ है ना कुछ। अब हम सेंट्रल जेल श्रीनगर में गए, हमने वहाँ लिस्ट लिखा, देखा उधर दीवार पे लगा के उसको लिखा है सेंट्रल जेल लखनऊ, मगर खुद अपनी ज़बान से नहीं बोला उन्होंने वो लखनऊ में है। ये जो 5 रुकनी खातून हक़ाइक़ जो मिशन कश्मीर गया 4 दिन के लिए, उसकी रिपोर्ट में 3-4 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं 3-4 सिलेक्टेड आपको बताता हूँ। मसलन एक खातून ने इस मिशन को बताया कि रात 8 बजे के बाद देही इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू का मतलब ये है कि एक बल्ब भी किसी इमारत या किसी घर में नहीं जलेगा। हुआ ये कि एक बच्ची जो है, छोटी बच्ची, वो अपनी तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी, तो उसने एक बल्ब जलाया और वो अपने बरामदे में बैठी स्टडी कर रही थी। फौजी उसके घर में कूद गए और उसका बाप और भाई था, उसे उठा के ले गए।
छापे आमतौर पे 8 बजे के बाद शुरू होते हैं और अब तो इतने ट्रेंड हो चुके हैं ये जो कश्मीरी हैं कि छापामार टीमों के साथ जो फौजी कुत्ते आते हैं उनकी आवाज़ सुनते ही बच्चे जो हैं वो खबरदार कर देते हैं अपने आसपास के लोगों को कि फौजी आ रहे हैं और एक कब्रिस्तान का सन्नाटा छा जाता है। एक और वाक़या इस रिपोर्ट में है कि फौजी एक घर में कूदे, एक लड़के की उन्हें तलाश थी। वो लड़का, उसका बाजू फ्रैक्चर्ड था, प्लास्टर में था। वालिदैन ने कहा कि इसको मत ले जाओ, तो फौजी उसके बदले उसके जो 14 साला भाई था उसे पकड़ के ले गए। एक और फैमिली ने बताया कि दरवाज़ा खोलने में अगर ज़रा सी भी देर हो जाए तो दरवाज़ा खोलने वाला अगर बुज़ुर्ग है तब भी एक जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजती है रात की तारीकी में। लिहाजा अब हम दरवाज़ों को अंदर से बंद नहीं करते, सिर्फ उन्हें भेड़ देते हैं ताकि वो एक लात से या एक पुश से जो है वो खुल सकें और हमारी ये तौहीन, हम शायद उस तौहीन से बच सकें। एक और मिसाल दी, ये अजीब मिसाल है ज़रार के एक बच्चे का जनाजा 8-9 साल का बच्चा है, उसकी मैयत सामने रखी हुई है। ये उस बच्चे के बाप ने कमीशन से बात की कि बच्चे की मैयत सामने रखी हुई थी, मेरी जो बीवी है वो मुझसे लिपट गई और उसने कहा कि हम एक और बच्चे को जन्म देंगे ताकि वो कुछ दिन हमारे साथ रह सके। ये इस रिपोर्ट में मौजूद है। अच्छा, फौजी जो घर में आते हैं वो ना सिर्फ ये हरकतें करते हैं बल्कि जो राशन है, आमतौर पे लोगों ने राशन जमा कर लिया इसलिए कि पूरा बंद है इलाका, तो ये जाते जाते राशन में मिक्सिंग कर देते हैं। मसलन चावल में मिट्टी का तेल जो ज़ख़ीरा हुआ था वो मिला दिया या आटे में कोयला डाल दिया ताकि वो भी ख़राब हो जाए। अच्छा, हॉस्पिटल खुले में है बज़ाहिर, लेकिन आम तरफ चूँकि मुअत्तल है लिहाजा जो हार्ट के मरीज़ हैं या जो एमरजेंसी केसेस हैं वो बर वक्त नहीं पहुँच सकते। चेक पोस्टों पे भी तलाशी जो है उसमें मरीज़ की कोई तमीज़ नहीं है, वो सबको तलाशी देनी पड़ती है। और ख़वातीन जो हैं उनके लिए लाजमी है कि चेक पोस्टों पे उन्हें नकाब उतारा जाए ताकि कोई दहशतगर्दी या आतंकवादी उनके रूप में ना हो सके। अच्छा, ये अस्पताल की जो आपने बात की ना, हाँ। तो ये तो आप हार्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं ना, वो तो और कोई इलाज नहीं कर सकता। जो पेलेट गन से जो जख्मी होते हैं खासतौर पर सौरा में, क्योंकि आपको पता है कि 23 अगस्त में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और फौज ने वहाँ पर एक हमला किया था, बहुत लोग जख्मी हुए थे। अब आप उनको अस्पताल नहीं ले जा सकते, अगर आप पहुंच भी सके अपनी ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर पुलिस रिपोर्ट होती है और फिर ये जो आपने जो सिलसिला अभी बयान किया है वो फिर शुरू हो जाता है छापों का। तो लोग खुद अपने डॉक्टर बने हुए हैं। जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अहमद, एक वहाँ का शख्स, उसका असल नाम नहीं होगा, वो कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, लेकिन वो माहिर हो गया है और वो और उसके साथ वॉलंटियर डॉक्टर्स के पैलेट के जख्मों को कैसे ट्रीट किया जाए। तो उसका कहना है कि जो ऊपर होते हैं उसको तो हम सिर्फ यूं उंगली से स्क्वीज करके पैलेट निकाल देते हैं, जो अंदर होते हैं थोड़े से गहरे होते हैं उनको पहले तो हम अपनी उंगलियों से ढूंढते हैं, फिर एक लाइटर के साथ एक छुरी को हम थोड़ा सा करते हैं स्टेरिलाइज या जो भी, वहां से काटते हैं, उसको हम निकालते हैं अपने हाथों से या ये जो ट्वीजर होता है उसके साथ, और फिर ऊपर हम डिटॉल डाल देते हैं। 18वीं-19वीं सदी में जैसे होता था। हाँ, और कोई एनेस्थेटिक इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि अपने सिरिंज भी बना लिए। पता है किस चीज से? जो साइकिल का पहिया होता है उसके स्पोक निकालकर उसको नुकीला बना। अच्छा, ये जो 5 रुकनी औरतों का कमीशन है, इसने फाइनली ये भी बताया है कि मकामी अदलिया जो है वो मफलूज है, हाई कोर्ट बार के दफ्तर को ताला लगा हुआ है और वकील गायब हैं, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट कह रही है उनकी ज़बानों को ताला अगर ऐसी हमें वाकई मुसद्दिक़ा इत्तला मिली कि वहाँ अदालतें बंद हैं तो हम खुद जाके देख लेना फिर भाई क्या करता है यार। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। माने या ना माने, पाकिस्तान में बहुत हीरोज हैं, ऐसे हीरोज जो अपनी जान की बाजी लगाकर
हमारे जान और माल की हिफाजत करते हैं। और अगर आप मेरे से पूछें कि मेरे नंबर 1 हीरोज इनमें कौन है, वो होंगे खैबर पख्तूनख्वा के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मेंबर्स। लेजेंडरी लोग हैं और इसमें मैं बहुत बात कर सकता हूँ, वक्त बहुत कम है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंतहाई फख्र के साथ कि एमी अवार्ड्स का तो आप सबने सुना होगा, तो डॉक्यूमेंट्रीज में भी एमी अवार्ड होता है। तो इस साल जो डॉक्यूमेंट्री जीती है एमी अवार्ड्स, उसका नाम है आर्म्ड विद फेथ। एक पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, इनफैक्ट उन्होंने यहाँ डॉन न्यूज़ में भी हमारे साथ काम किया था, अगर आपको याद हो। असद फारूकी, अगर मैं से याद कर रहा हूँ, शर्मीन उबैद चनॉय के साथ भी उन्होंने काम किया। उन्होंने और उनकी को डायरेक्टर गीता गंभीर ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई खैबर पख्तूनख्वा के बॉम्ब डिस्पोजल पर। 2002 से काम कर रहे हैं और मुझे याद है कि हुकुम खान का शायद पहला इंटरव्यू मैंने करवाया था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, एक लॉन्ग फॉर्म स्टोरी थी। उनका कहना था, जो बाद में फिर शहीद हो गए, कि हमने जब काम शुरू किया था तो हम सिर्फ एक क्लास होता था हमारे पास, 35 मेंबर की टीम में से तकरीबन 10 से 12 शहीद हो गए। और उस टीम को वो कहते थे EOD, एक्सप्लोजिव्स ऑर्नामेंट डिस्पोजल, लेकिन मजाक में वो आपस में क्या कहते थे, एवरीवनस डिवोर्स्ड कहते थे कि क्योंकि इस तरह की जॉब में जब आपको ये नहीं पता कि कब मौत आ रही है, शादियां किसी के उंगलियां उड़ गई, किसी के हाथ उड़ गए, लेकिन डटे रहे। कराची में एक वन मैन बम डिस्पोजल स्क्वाड बरसों तक काम करता है। जी, अब तो ज्यादा हो गए। और एक इसमें मैं पढ़ रहा था कि 8000 से जायद दहशतगर्द हमले बचाए हैं इन्होंने। यस सर, बिल्कुल। आई मीन अगेन, अब मैं डिटेल्स में नहीं घुसना चाह रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है, और मैं चाह रहा हूं कि अपने नाज़रीन को दिखाएं इस डॉक्यूमेंट्री की क्लिप। और जैसे ही आपको मौका मिले, इसके प्रोमो आपको दिखा देते हैं, ट्रेलर, जैसे ही मौका मिले प्लीज़ आप इसको देखें। और फिर अगले हफ्ते हमारी कोशिश होगी कि हम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मेंबर्स को शो पर भी बुलाएं, उनसे भी बात करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आप ये देखिए, Either you are with us or you are with the terrorists. जो ऑब्जेक्टिव है ना, दे वांट टू डिस्टेबलाइज दिस कंट्री। बहुत अच्छा, आराम ना, फिफ्टी आराम ना करो का खुद उतने चढ़ के ना शेरो इन तक पता में न घबराओ, जितना भागे ना 400 तक इतना एक्यूरेट फायर उसी बात सोच पड़ जाए। टाइगर मेरे एक काल सैन है, हमें जब कॉल मिलती है तो हम उस कॉल पे ऐसे ही झपटते हैं जैसे टाइगर किसी अपनी शिकार पे झपटते हैं। हमारे पास जो सामान ना होने के बराबर है, हम अपने जज्बे और ईमान से हम इस काम के लिए तैयार हैं। रेडी। आज वो शख्स आपके सामने बोला है जिन्होंने कई खुदकुशों से जैकटें उतारी, उन खुदकुशों से जो ना उम्र किसी को कुछ समझ नहीं थी, जिसको अपनी माँ का मामा मामा कह रहा और दूसरे दिन वो जैकेट पहन के लोग के दरमियान घुस के उड़ा देते हैं। और वो लोग भी हम में से हैं और हम इन लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते। तो एक को निकाल रहा था तो दूसरी पे मेरा पाँव आया और धमाके की आवाज मैंने अपने कानों से सुनी, अपने आप को उठते हुए गिरते हुए देखा। जैसे खड़ा हुआ हूं फिर गिरा। जब टांग लगाने की किया तो मेरी टांग ऐसी लगी है कि रेत में धंस गई, लेकिन मैंने जब आंखों से देखा तो वो मेरी टांग नहीं थी। उस बम के लिए मेरी 2 उंगलियां काफी होती हैं। जब मैं उसके डेटोनेटर को बारूद से अलग करता हूं तो डेटोनेटर बहुत हल्का होता है और उसके लिए ये बाजू अभी बहुत 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 इनमें दम है।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।